संदेश भेजा गया। उसके बाद काउंटर बंद कर दिया गया। यह आखिरी तार था। इसके बाद अब कोई टेलीग्राम किसी को नहीं जाएगा। भारत में पीढ़ियों से अच्छी बुरी खबर का माध्यम बना लोकप्रिय तार यानी कि टेलीग्राम की सेवा पूरी तरह बंद हो गई है। एक जमाना था जब त्वरित संदेश प्रेषण का सिर्फ एक ही माध्यम था, जिसका नाम बेतार का तार यानी टेलीग्राम था। लोग देश विदेश में अपनों को बधाई हो या सूचना देने का या दुखद संदेश भेजने का माध्यम तार के जरिए भेजा करते थे, जो सिर्फ एक दिन में संदेश पहुंचा देता था। 163 साल के अपने लंबे सफर में तार ने करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाया। अब भारत में तार की सेवा बंद कर दी गई है। 14 जुलाई की रात 11:45 पर आखिरी टेलीग्राम कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को भेजा गया। यह अंतिम तार था जो अब अतीत बन गया है। एक समय था जब टेलीग्राम की अपनी अलग महत्ता थी। गांव हो या शहर, सबसे जल्दी संदेश पहुंचाना हो तो तार का ही सहारा लिया जाता था। 163 साल का लंबा सफर और अब अतीत बन गया है तार। अब तार कभी भी आपके घर नहीं आएगा, क्योंकि अब वह अनाम हो जाएगा। तार का लंबा सफर यहाँ के लोगों को हमेशा याद रहेगा। आधुनिकता ने ही तार को जन्म दिया था और आधुनिकता ने ही तार को समाप्त कर दिया। सोमवार शाम कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के आला नेताओं के साथ बैठक ली। तिमाही बैठक में प्रदेश के अंदर संगठन के विस्तार पे चर्चा की गई। सोमवार शाम 5 बजे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पाठशाला हुई। ये पाठशाला कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अखबार रोड पर अंजाम दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री और साथ ही विधानमंडल में कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत से वास्ता रखने वाले कई महासचिवों ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए और 2014 के आम चुनाव से पहले संगठन का विस्तार हो, इस पर गहन चर्चा की गई। तिमाही समीक्षा बैठक में इस बात पे भी विचार हुआ कि प्रदेश की सपा सरकार को सियासी मोर्चे पर कैसे घेरेगी कांग्रेस। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपनी रणनीति सार्वजनिक की थी, लिहाजा आम चुनाव से पहले कोशिश है कि बैठक की बातों को गोपनीय रखा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए से अलग होने का हमारा फैसला बिल्कुल सही था। बीजेपी के नेताओं के बयानों से ये स्पष्ट हो गया है। नीतीश ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि हम एनडीए के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए अलग हुए। विगत 3-4 दिनों के घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि हमारा फैसला सही था। बोधगया ब्लास्ट पर नीतीश ने कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोधगया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैंने केंद्र सरकार से सीआईएसएफ तैनात करने की मांग भी की है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद को देखते हुए ही बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए से अलग हो गए थे और उसके बाद से ही ये बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के संविधान में दिए गए 14 प्रकोष्ठों के अलावा संबद्ध सभी प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। यही नहीं, पार्टी के नेताओं को इस बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए जनपदों में निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रकोष्ठों को भंग किए जाने के पीछे सूबे में हो रहे जातीय सम्मेलनों में कोर्ट की टिप्पणी को बड़ी वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे जातीय सम्मेलनों पर रोक के लिए कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस क्या भेजा, उसका असर भी दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है कि सपा के संविधान में जितने संबद्ध प्रकोष्ठों का प्रावधान है, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य संबद्ध संगठन वैधानिक नहीं होगा और इसलिए संविधान में प्रावधानित 14 प्रकोष्ठों के अलावा अन्य सभी प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएं और इससे संबंधित पदाधिकारी कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी। यही नहीं, इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के नेताओं समेत जनपदों में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के खत्म किए गए संगठनों में मुख्य रूप से समाजवादी ब्राह्मण सभा, समाजवादी बौद्धिक सभा और समाजवादी विकलांग सभा मुख्य है। इसके पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो जातीय आधार पर राजनीति नहीं करती है। बोधगया में हुए बम धमाकों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती।
कहा केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी। बोधगया में हुए बम धमाकों के कई दिनों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंदिर परिसर में बम धमाकों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकी हरकतों के बारे में राज्य सरकार को आगाह किया था और राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। बोधगया पहुंची मायावती ने बम धमाकों को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि केंद्र में बसपा की सरकार बनती है तो सभी धार्मिक स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बम धमाकों की वजह से बौद्ध समुदाय के लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के साथ ही नीतीश सरकार पर भी बोधगया में हुए बम धमाकों को लेकर जमकर हमला बोला और कहा केंद्र सरकार के साथ ही नीतीश सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि बम धमाकों को रोकने में वो नाकाम रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लैपटॉप वितरण को लगा है झटका। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी के बकाया के साथ साथ वितरण व्यवस्था में भी पाई गई हैं खामियां। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है बिना रुकावट वितरण जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप योजना में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं आने दी जाएगी। ये दावा है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप योजना के वितरण में गड़बड़ी और लैपटॉप सप्लाई करने वाली कंपनी HP को पैसे न मिलने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है कि HP के पेमेंट का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दावा है कि लैपटॉप योजना हर हाल में पूरी होगी और इसका लाभ हर आदमी को मिलेगा। मुख्यमंत्री का दावा एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो बाकी प्रोजेक्टों का हाल खुद समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है हौसला अभियान। इस अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश में जच्चा और बच्चा की सेहत का ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार रखेगी। इस अभियान की शुरुआत की खुद मुख्यमंत्री ने। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बाकायदा लोगों के सामने अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का संकल्प लिया। साथ ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सियासी दुश्मनों पर हमला भी बोला। यूपी में शुरू हो गया हौसला अभियान। हौसला अभियान के जरिए यूपी में महिला के गर्भवती होने से लेकर बच्चे के 2 साल तक होने तक सेहत का ख्याल सरकार रखेगी। इस मौके पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे बड़ा अभियान बताया। कहा यूपी में गरीबों की बड़ी आबादी है, उन्हें सेहतमंद रखने के लिए हौसले की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े। कहा मुख्यमंत्री की राह में कांटे बिछाए गए लेकिन मुख्यमंत्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही ये दावा भी किया कि पिछली सरकार की तरह इस सरकार का कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री यही नहीं रुके। पार्टी के मुस्लिम चेहरों में से एक अहमद हसन ने अपनी सियासी तोप मोदी की तरफ घुमा दी। कहा गुजरात की तारीफ करने वालों पर हैरानी होती है। गुजरात में DGP रैंक तक के अफसर जेलों में बंद हैं। इशारों में मोदी को हिटलर भी कह दिया। दावा किया कि यूपी सांप्रदायिक शक्तियों का वाटरलू साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बाकायदा लोगों के सामने संकल्प लिया। संकल्प लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का। कहा हौसला नाम सोच समझ कर रखा गया है। पिछली सरकार पर भी मुख्यमंत्री ने शब्द बाण चलाए। कहा बसपा के राज में स्टेट हेल्थ मिशन की एक बैठक तक नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की तो मुख्यमंत्री ने भी स्वास्थ्य मंत्री को खूब सराहा। यहाँ तक कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक सबसे अच्छा काम किया है। यूपी में प्रसव के दौरान और उसके बाद बच्चों की मौत के आंकड़े काफी गंभीर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को हौसला अभियान से काफी उम्मीद है। साथ ही अखिलेश ये भी जानते हैं कि स्टेट का हेल्थ इंडेक्स सुधरा तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। उत्तराखंड में 1 महीने पहले आई जल प्रलय में करीब 5,748 लोग लापता हुए हैं, जिनके परिजनों को उत्तराखंड सरकार आर्थिक सहायता देना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला के साथ मुलाकात करके राज्य की आपदा की स्थिति बताई। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में पूरी सहायता की जाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ मुलाकात की, जिसमें आपदा की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि इस आपदा में 5,748 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 924 उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। इनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि बड़े पैमाने में उत्तराखंड में जान और माल की तबाही हुई है। केंद्र सरकार इस मुसीबत में उत्तराखंड के पूरी तरह साथ है। राजीव शुक्ला का कहना है कि उत्तराखंड के पुनर्गठन में केंद्र पूरी मदद देगा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सहायता के अलावा उत्तराखंड के समुचित विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाएंगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार लापता लोगों के परिजनों को आर्थिक देना शुरू कर रही है, लेकिन अभी भी गायब हुए लोगों को मत नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि गायब हुए लोगों की तलाश अभी जारी रखी जाएगी। प्रदेश में महीने भर पहले आई जल प्रलय की दहशत से लोग अभी उभरे भी नहीं थे और अब उत्तराखंड में भूकंप की चेतावनी आ गई है।
दरअसल हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट रिसर्च में इसकी चेतावनी दी गई है। NDRI के मुताबिक राज्य में 8 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है। अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो टिहरी समेत अन्य बांधों को नुकसान पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर 60 के दशक के मध्य उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी के आसपास बर्फ में प्लूटोनियम बैग दब गया था। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं यहाँ केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला का कहना है कि इस तरह की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में आई जल त्रासदी को अभी 1 माह भी नहीं हुआ है और भूवैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में बड़ी तबाही के संकेत और दे दिए हैं। हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI ने लंबे शोध के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में 8 रिएक्टर स्केल के ऊपर तीव्रता वाले भूकंप को गंभीर खतरा बताया है। NDRI ने अपनी रिपोर्ट में भूकंप से टिहरी डैम को भी गंभीर नुकसान होने और उससे होने वाली तबाही के लिए भी आगाह किया है। उत्तराखंड में आई आपदा ने जहां हजारों लोगों की जान ली है, वहीं कई लोगों को बेघर किया है और जो लोग बच गए हैं उनके सामने जीवन भर के दुख खड़े हो गए हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन घरों में कुछ ही समय बाद शहनाई गूंजनी थी और बेटी के पिता इस असमंजस में हैं कि घर आंगन सब कुछ बह जाने के बाद कैसे बेटी के हाथ पीले करें और उसे घर से विदा करें। चमोली जिले के कई गांव इस आपदा से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ऐसे में लोग अपने गाँवों को छोड़कर शरणार्थियों की तरह रहने को मजबूर हैं। कई घर ऐसे हैं जिनके सामने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसा ही एक परिवार नारायणबगड़ में जिनकी बेटी की शादी अक्टूबर में होनी थी, लेकिन 17 जून की रात को पिंडर नदी के भयावह बाढ़ में ये घर पूरी तरह से बह गया है और न उनके सामने घर रहा और न बेटी को विदा करने के लिए आंगन। अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि बेटी के बारातियों को किस तरह से आतिथ्य सत्कार किया जाए और किस तरह से बिना आंगन के बेटी को विदा। ऐसे कई परिवार हैं जिनमें शादियों की तैयारियां तो पूरी की गई हैं और वो भी बारात के लिए जितनी सारी जो खुशियां होती हैं वो इन लोगों ने संजोए रखी थी, लेकिन जो 16-17 जून की जो आपदा आई है इन सभी लोगों की खुशियां अपने साथ ले डूबी हैं। आपदा में अपना सब कुछ खोने के बाद अब हर उस माता पिता के सामने एक संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने अपनी बेटी को विदा करने के सपने तो संजोए थे, लेकिन 17 जून की ये बाढ़ पूरी तरह से उनके सपनों को ले डूबी है। आपदा की इस घड़ी में अब किस तरह से बेटी को विदा करें, ये सबके सामने विडंबना खड़ी हो गई है। नैनीताल जिले के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते जिला प्रशासन को आपदा प्रभावित गांवों की जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। दरअसल नैनीताल जिले के दूरस्थ पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूर संचार कंपनियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। लगातार हो रही बरसात के चलते दर्जनों गांवों की मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिसमें कई आपदा प्रभावित गांव भी शामिल है जिनका संपर्क जिला प्रशासन से टूट चुका है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने BSNL सहित सभी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर दूर संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 3 दिन पूर्व ओखलकांडा के लोहारडोबा गाँव में आई आपदा में 6 लोगों की मलबे में दबने की सूचना जिला प्रशासन को 5 घंटे लेट मिली थी, क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। इसलिए प्रशासन ने दूर संचार कंपनियों को तुरंत पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा नेटवर्क व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अरविंद सिंह हायंकी ने सभी मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार सेवा तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों से जिला प्रशासन का संपर्क अब तक नहीं बन पाया है। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग द्वारा प्री एग्जाम में एक जाति विशेष को आरक्षण दिए जाने के विरोध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा द्वारा धरने पर बैठे छात्रों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यूपी PCS के चेयरमैन द्वारा प्री एग्जाम में नियमों के खिलाफ रिजर्वेशन देकर अपने चहेतों की भर्ती किए जाने के मामले में छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। यही नहीं, छात्रों द्वारा एक जुलूस भी निकाला गया जो इतना ज्यादा आक्रोशित था कि जिस मार्ग पर निकला वहां पर जमकर तोड़फोड़ की और प्रशासन को भी शायद इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे। प्रशासन को भी इन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठी चलानी पड़ी और यही वजह है कि प्रशासन को इनको कंट्रोल में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जाकर छात्रों का गुस्सा किसी प्रकार शांत हुआ। प्रशासन के मान मनोबल के बाद आखिरकार छात्रों का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन अगर इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इस तरह का गुस्सा फिर फूट सकता है। कांवड़ यात्रा अंतर्राज्य बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति जांचने उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर मेरठ पहुंचे।
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए एडीजी अरुण कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान 4 धाम की यात्रा प्रतिबंधित रहेगी और इस बार कांवड़ियों की संख्या 2 करोड़ के करीब रहेगी। बोध गया में हुए आतंकी हमले को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ATS स्नेफर डॉग की तैनाती की गई है।